नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में साझा किया अपने विचार। कहा कि पिछले 11 वर्षों में मधुमक्खी पालन में भारत में हुआ है स्वीट रेवोल्यूशन। शहद उत्पादन में हुई है करीब 60% की बढ़ोतरी। देश में 31 मई तक पीएम किसान योजना के तहत किसानों की फार्मर आईडी बनाने के साथ ही सैचुरेशन अभियान जारी। योजना का लाभ पहुंचाने के लिए सभी किसानों को जोड़ना है मकसद। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 24 मई को भारत में तय समय से पहले दी दस्तक। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ किया जारी रेड अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। अपने प्रोग्राम में उन्होंने जहां आतंकवाद, नक्सलवाद और योग आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए, तो वहीं उन्होंने किसानों से संबंधित अनेक मुद्दों पर भी अपने विचार रखे। 20 मई को मनाए गए वर्ल्ड बी डे का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि शहद सिर्फ मिठास नहीं है, बल्कि सेहत, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का एक मिसाल है। शहद सिर्फ मिठास नहीं, बल्कि सेहत, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की मिसाल भी है। पिछले 11 वर्षों में मधुमक्खी पालन में भारत में एक स्वीट रिवॉल्यूशन हुआ है। आज से 10-11 साल पहले भारत में शहद उत्पादन एक साल में करीब 70-75 हजार मैट्रिक टन होता था। आज ये बढ़कर करीब 1.25 लाख मैट्रिक टन के आसपास हो गया है। यानी शहद उत्पादन में करीब 60% की बढ़ोतरी हुई है। हम हनी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में दुनिया के अग्रणी देशों में आ चुके हैं। साथियों, इस पॉजिटिव इम्पैक्ट में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की बड़ी भूमिका है। इसके तहत मधुमक्खी पालन से जुड़े हजारों किसानों को ट्रेनिंग दी गई, उपकरण दिए गए और बाजार तक उनकी सीधी पहुंच बनाई गई। साथियों, ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखता, ये गांव की जमीन पर भी साफ नजर आता है। और प्रधानमंत्री ने ड्रोन दीदियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब गांव की महिलाएं ड्रोन दीदी बनकर ड्रोन उड़ा रही हैं और उससे खेती में नई क्रांति ला रही हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में कुछ समय पहले तक जिन महिलाओं को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज वे ही महिलाएं ड्रोन से 50 एकड़ जमीन पर दवा के छिड़काव का काम पूरा कर रही है। सुबह 3 घंटे, शाम 2 घंटे और काम निपट गया। धूप की तपन नहीं, जहर जैसे केमिकल्स का खतरा नहीं। साथियों, गांव वालों ने भी इस परिवर्तन को दिल से स्वीकार किया है। अब ये महिलाएं ड्रोन ऑपरेटर नहीं, स्काई वॉरियर्स के नाम से जानी जाती है। ये महिलाएं हमें बता रही हैं, बदलाव तब आता है जब तकनीक और संकल्प एक साथ चलते हैं। और प्रधानमंत्री ने मन की बात प्रोग्राम में सिक्किम की बुनाई की कला, क्राफ्टेड फाइबर का विस्तार से उल्लेख किया। क्राफ्टेड फाइबर ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, सिक्किम की परंपरा, बुनाई की कला और आज के फैशन की सोच, तीनों का सुंदर संगम है। इसकी शुरुआत की डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया ने। पैसे से वो वेटरनरी डॉक्टर है और दिल से सिक्किम की संस्कृति के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर। उन्होंने सोचा क्यों न बुनाई को एक नया आयाम दिया जाए और इसी सोच से जन्म हुआ क्राफ्टेड फाइबर का। उन्होंने पारंपरिक बुनाई को मॉडर्न फैशन से जोड़ा और इसे बनाया एक सोशल एंटरप्राइज। अब उनके यहाँ केवल कपड़े नहीं बनते, उनके यहाँ जिंदगियां बुनी जाती है। वे लोकल लोगों को
स्किल ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। गांवों के बुनकर, पशुपालक और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन सबको जोड़कर डॉक्टर भूटिया ने रोजगार के नए रास्ते बनाए हैं। स्वच्छता, पेपर वेस्ट और रीसाइक्लिंग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के कई स्टार्टअप इस सेक्टर में शानदार काम कर रहे हैं। हमारे घरों और दफ्तरों में हर दिन बहुत सारा पेपर वेस्ट निकलता है। शायद हम इसे सामान्य मानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, देश के लैंडफिल वेस्ट का लगभग 1/4 हिस्सा कागज से जुड़ा होता है। आज जरूरत है हर व्यक्ति इस दिशा में जरूर सोचे। मुझे जानकर अच्छा लगा कि भारत के कई स्टार्टअप्स इस सेक्टर में शानदार काम कर रहे हैं। विशाखापत्तनम, गुरुग्राम, ऐसे कई शहरों में कई स्टार्टअप पेपर रिसाइकलिंग के इनोवेटिव तरीके अपना रहे हैं। कोई रिसाइकल पेपर से पैकेजिंग बोर्ड बना रहा है, कोई डिजिटल तरीकों से न्यूज़पेपर रिसाइकलिंग को आसान बना रहा है। जालना जैसे शहरों में कुछ स्टार्टअप 100% रिसाइकल्ड मटेरियल से पैकेजिंग रोल और पेपर कोर बना रहे हैं। देश में सभी पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सके और इसके लिए सरकार द्वारा किसानों की फार्मर आईडी बनाने के साथ ही पीएम किसान योजना के तहत सैचुरेशन अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 31 मई 2025 तक देश भर में चलाया जाएगा। ऐसे में जो किसान पीएम किसान योजना से जुड़ना चाहते हैं, वह किसान इस सैचुरेशन कैंप में जाकर नए आवेदन के साथ ही आधार सीडिंग, लैंड सीडिंग, KYC आदि काम करा सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जून महीने के पहले सप्ताह में वितरित किए जाने की संभावना है, जिसको देखते हुए 31 मई तक देश भर में सैचुरेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सभी पात्र किसानों को योजना से जोड़ना है। पीएम किसान योजना की अगली किस्त लेने के लिए किसानों के पास फार्मर आईडी होना आवश्यक है और इसके साथ ही जिन किसानों ने अभी तक KYC और बैंक खाते से अपना आधार लिंक नहीं कराया है, उन्हें भी अगली किस्त लेने के लिए ये काम कराना होगा। सैचुरेशन अभियान के तहत पीएम किसान पोर्टल पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से छूटे हुए पात्र हितग्राहियों के पंजीयन की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी और साथ ही KYC, आधार, बैंक खाता, DBD के लिए इनेबल करने के साथ ही भूमि लिंक की जाएगी। ऐसे किसान जो किसान योजना की पात्रता रखते हैं परंतु योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके आवेदन CSC केंद्रों पर सैचुरेशन कैंप के दौरान पूर्ण करवाए जाएंगे। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकार द्वारा सभी प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP का निर्धारण किया जाता है और इसी कड़ी में पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन में रबी सीजन 2026-27 के लिए फसलों की मूल्य नीति निर्धारण के लिए क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि कृषि केवल बटाईदार तक सीमित न रहे, बल्कि इसमें सभी प्रकार के कृषकों को समान अवसर मिले। लागत मूल्य निर्धारण में फसल की कटाई, हार्वेस्टिंग तथा गोदामों तक अनाज पहुंचाने में होने वाले परिवहन व्यय को भी शामिल किया जाना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य तक करने में सभी बातों का मूल्यांकन हो। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय पॉल शर्मा ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए सुरक्षा कवच है, जो उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से बचाते हुए सुनिश्चित आय देता है। किसानों को बाजार मांग के अनुसार लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे वह कृषि को लाभकारी व्यवसाय के रूप में अपनाएं। प्रोफेसर शर्मा ने दलहन एवं तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि देश की खाद्य तेलों की आयात पर निर्भरता कम हो सके। राज्य के विभिन्न जिलों से आए किसानों ने बैठक में अपने अनुभव भी साझा किए। कानपुर प्राणी उद्यान चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू को लेकर सावधानियां बरती जा रही हैं।
पहले बब्बर शेर पटौदी की मौत और उसके बाद मृत मोर की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। और इसी बीच शुक्रवार देर रात नील गाय की भी मौत हो गई है। सुरक्षा के मद्देनजर उसकी जांच भोपाल स्थित लैब भेज दी जाएगी। कुछ दिन पहले चिड़ियाघर में मौजूद नील गाय के बाड़े में कुछ हरकत हुई थी और जब केयरटेकर द्वारा जाकर देखा गया तो वह आपस में लड़ रहे थे, जिसमें एक नीलगाय गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसी घायल की शुक्रवार देर रात मौत हो गई थी। चिड़ियाघर में पहले से ही बर्ड फ्लू को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है और इसीलिए नीलगाय के सैंपल को भोपाल स्थित लैब भेजने की तैयारी की जा रही है। और इससे पहले भी बत्तख समेत अन्य जीवों के भी सैंपल भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। आगे उन्होंने बताया है कि सुरक्षा के मद्देनजर कानपुर चिड़ियाघर में लगातार पशु चिकित्सकों द्वारा सभी जानवरों का ध्यान रखा जा रहा है और इसके साथ ही केयरटेकरों द्वारा दिन रात जानवरों के बाड़ों की निगरानी भी की जा रही है। फिलहाल दर्शकों को अभी भी चिड़ियाघर घूमने जाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 24 मई को भारत में जोरदार और समय से पहले ही दस्तक दे दी है। मानसून अब पूरे लक्षद्वीप क्षेत्र, केरल, माहे और तमिलनाडु के कई हिस्सों में कवर कर चुका है। ये कर्नाटक, मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र के कुछ हिस्सों सहित अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में फैल चुका है, जिसमें मिजोरम के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। और इसके साथ ही मानसून आधिकारिक तौर पर 1 जून की सामान्य तिथि से 8 दिन पहले केरल पहुंच गया है। अगले 2 से 3 दिन में मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं और इसके मध्य अरब सागर, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी और यहां तक के उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना है। इस बार मानसून अपने तय समय से करीब 1 सप्ताह पहले पहुंच गया है और इस साल केरल में मानसून का आगमन पिछले 16 वर्षों में सबसे जल्दी हुआ है। केरल में मानसून सामान्यतः 1 जून तक आता है और आखिरी बार केरल में सबसे पहले 2001 और 2009 में मानसून इतनी जल्दी पहुंचा था। तब मानसून 23 मई को ही केरल में आ गया था। और इस बीच मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। आज कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के साथ ही केरल के कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के 3 राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। खराब मौसम की चेतावनी के साथ ही कर्नाटक के उत्तर कन्नड़, उडुपी, दक्षिण कन्नड़, कोडागु, शिवमोगा और चिकमंगलूर जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल के कई जिलों में 27 मई तक भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। गोवा में 25 मई तक भी भारी बारिश की चेतावनी के साथ ही रेड अलर्ट घोषित किया गया है। केरला ही नहीं, कुछ बाकी हिस्से भी साथ में कवर कर लिए। केरला साथ में कर्नाटका के हिस्से भी कुछ कवर हो गए, तमिलनाडु के भी हिस्से कुछ कवर हो गए। उसके साथ ही कुछ हिस्से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के भी, स्पेसिफिकली मिजोरम वगैरह के भी आज मानसून कवर हो गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज तड़के मूसलाधार बारिश हुई और इससे पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इसकी भविष्यवाणी की थी। ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी और मौसम सुहावना बना दिया। दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब के अमृतसर, पठानकोट, जालंधर व लुधियाना में मूसलाधार बारिश हुई। हरियाणा के झज्जर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, पंचकूला और अंबाला में भी बारिश हुई। आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर के लिए रेड अलर्ट जारी किया था और अपने पूर्व अनुमान में 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने का अनुमान जताया था। आईएमडी ने बताया था कि एक तूफानी बादल पश्चिम उत्तर पश्चिम से दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, जिससे अगले 1 से 2 घंटे में शहर के कुछ हिस्सों में तेज तूफान और धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। वहीं राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में आग उगलती गर्मी का दौर जारी है। राज्य के इस समय नौतपा चल रहा है। सीमावर्ती जिलों में तो गर्मी से सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। कल बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं जैसलमेर में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में पारा और चढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में आगामी 48 घंटों में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री और बढ़ सकता है और 48 डिग्री के ऊपर दर्ज होने की संभावना है। हालांकि कल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और जोधपुर समेत कई
तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसमें लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। मंडियों में इन दिनों कॉफी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। शनिवार को केरल की मंडियों में आवक देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्कनेट के मुताबिक 23 मई को केरल की पुलपल्ली मंडी में कॉफी का भाव रहा 25,700 रुपए। 24 मई को इसके भाव में 200 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 25,900 रुपए पर। बात निर्यात की करें तो भारतीय कॉफी दुनिया भर में खूब पसंद की जाती है। भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है। ये 2020-21 के $719.42 मिलियन से लगभग दोगुना है। भारतीय कॉफी अपने अनोखे स्वाद की वजह से वैश्विक बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी 2025 की पहली तिमाही में भारत ने इटली, बेल्जियम और रूस के अलावा दूसरे देशों के साथ 9,300 टन से अधिक कॉफी का निर्यात किया है। भारत में कॉफी की पैदावार का लगभग 3/4 हिस्सा अमेरिका, अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी का है। इसमें मुख्य रूप से बिना भुने बीन्स के रूप में निर्यात किया जाता है। हालांकि भुनी हुई यानी रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी जैसे उत्पादों की मांग बढ़ने से निर्यात में तेजी आई है। भारत में भी पहले के मुकाबले कॉफी की मांग चाय की तुलना में बढ़ी है, जिसकी वजह से भारत में कॉफी की खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में इसकी मांग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। इसकी खपत की बात करें तो कॉफी की घरेलू स्तर पर खपत साल 2012 में 84,000 टन थी, जो साल 2023 तक आते आते 91,000 टन हो गई है। बता दें कि भारत के कर्नाटक राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले कॉफी की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। साल 2022-23 में कर्नाटक में कॉफी की पैदावार 2,48,020 टन रही थी। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। इन दिनों सरसों की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की हलबद मंडी में सरसों के भाव में कमजोरी का रुख रहा। यहां 23 मई को इसका भाव रहा 5,450 रुपए, जो कि 24 मई को 25 रुपए टूटकर 5,425 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की राजकोट मंडी में सरसों के भाव में मजबूती रही। 23 मई को इसका भाव रहा 5,300 रुपए, जो कि 24 मई को 50 रुपए बढ़कर 5,350 रुपए पर पहुंच गया। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सरसों की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 23 और 24 मई को सरसों का भाव 6,000 रुपए पर टिका रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 24 मई को सरसों का भाव 5 रुपए की बढ़त के बाद 5,970 रुपए से 5,975 रुपए पर पहुंच गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 के दौरान 128,73,000 टन रबी सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 132,59,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 के दौरान कुल खरीफ तिलहन की पैदावार 276,38,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 241,62,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश में इस समय शुष्क मौसम रहने का अनुमान है, जिसे देखते हुए यहां के किसानों को सलाह है कि वे गन्ना, जायद उड़द, मूंग और ग्रीष्मकालीन सब्जियों की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों के अलावा इसके मध्यवर्ती क्षेत्र के किसान इस मौसम में कद्दू, लौकी, तोरई, करेला, खीरा, तरबूज और खरबूज की तुड़ाई जारी रखें। वहीं बिहार की बात करें तो यहां ये समय खरीफ धान की नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त है।
किसान नर्सरी तैयार करें। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। वहीं दक्षिणी बिहार में इस समय टमाटर, मटर और आलू जैसी तापमान संवेदनशील सब्जियां कम नमी के कारण बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में किसान इन फसलों के खेतों में नमी बनाए रखें। वहीं झारखंड के पश्चिमी पठारी इलाके के किसान इस मौसम में फ्रेंच बीन्स और मिर्च की बुवाई करें। वहीं पश्चिमी ओडिशा के असमतल इलाकों के किसान इस समय छोटे और नए लगाए गए पौधों को तेज हवा से बचाने के लिए सहारा दें। ओडिशा के पश्चिमी मध्य मैदानी इलाके में भी इस समय बागों और सब्जियों के खेतों में पौधों को सहारा दें। इसके अलावा यहां इस समय खेतों में कटी हुई उपज को पॉलीथीन शीट से ढक दें और तेज हवाओं के दौरान छिड़काव या सिंचाई से बचें। ओडिशा के उत्तर पूर्वी घाट क्षेत्र में फलों के पौधों को सहारा दें और खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करें। यहीं इस मौसम में सब्जियों की नर्सरी को पॉलीथीन शीट से ढक दें। ओडिशा के उत्तर पूर्वी घाट इलाके में ही तैयार मूंग और उड़द की कटाई करें, जबकि खेतों में खड़ी मूंग और उड़द में जल निकासी की व्यवस्था करें। ओडिशा के उत्तर पश्चिमी पठारी क्षेत्र में हल्दी और अदरक की रोपाई के अलावा मक्के की बुवाई करें, जबकि ओडिशा के पूर्वी घाट इलाके में मिर्च और टमाटर की रोपाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की 122वीं कड़ी में पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य ने देशवासियों में जबरदस्त उत्साह भर दिया है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का जर्मनी दौरा संपन्न। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रति जर्मन सरकार की एकजुटता और समर्थन की अभिव्यक्ति के लिए भारत की ओर से सराहना की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपने पहले गंतव्य गुयाना से पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंचा। न्यूयॉर्क में इस दल ने 9/11 स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आतंकवाद के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड जनजातीय समुदाय की संस्कृति को साथ लेकर आधुनिक विकास की राह की ओर बढ़ रहा है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।